हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा सेल डिवीजन टॉपिक चल रहा है, कोशिका विभाजन जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके अंतर्गत आज हम लोग जो अर्धसूत्री विभाजन है, जो मियोसिस है, इसको हम लोग जो है वो पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। मियोसिस, इसको जो है वो हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन है, इसके पार्ट 1 में मैंने आपको पूरी की पूरी अंतरावस्था को क्लियर किया था। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको अंतरावस्था एक्सप्लेन की थी। इसके बाद मैंने आपको इसका सेकंड पार्ट बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को समसूत्री जो विभाजन है, एम फेज यानी मल्टीप्लिकेशन फेज के अंतर्गत समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस जो है, इसको पूरा डिटेल में क्लियर कर दिया था। आज हम लोग जो है वो अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस को पूरा डिटेल में जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली 2 वीडियो आशा करती हूँ आप लोगों ने देख लिए होंगे, या पिछले 2 पार्ट आप लोगों ने इसके देख लिए होंगे। ठीक है, आज आप लोगों को जो अर्धसूत्री विभाजन है बिल्कुल अच्छे से जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ मैं इसके बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक आप लोगों को नोट्स लेकर आई हूँ, तो अच्छे से प्रॉपर वर्ड टू वर्ड नोट करते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को जो असूत्री विभाजन है इसको एक्सप्लेन करूंगी, और साथ ही साथ एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है उसको भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी अर्धसूत्री विभाजन के साथ ही। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये जो मियोसिस है, इसको पूरा का पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को साइंस से रिलेटेड सारे जितने भी टॉपिक हैं वो मैं कवर कराती रहती हूँ। ठीक है, तो जो हमारा मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें होता क्या है? सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, इंग्लिश में इसको मियोसिस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जानकारी सर्वप्रथम विज़मैन नामक साइंटिस्ट ने दी थी। और जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, इसका नामकरण सर्वप्रथम फार्मर और मूरे नामक साइंटिस्ट ने किया था। दोनों के दोनों फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा कहा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, लैंगिक जनन होता है अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अर्थात ऐसे जीव जो लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं या लैंगिक जनन दर्शाते हैं, उनमें जो है वो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी ऐसे जीव जिनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, उनमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। और बेसिकली हम में भी जो है वो अर्धसूत्री विभाजन यानी ह्यूमंस में भी अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि मियोसिस में अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में युग्मकों का निर्माण अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणुओं का निर्माण के लिए रिप्रोडक्टिव सेल अर्थात जनन कोशिकाओं में होता है। सिंपल सी बात कही गई है, कहा गया है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है यह हमारी जनन कोशिकाओं में होता है। और जनन कोशिकाएं क्या होती हैं? तो जो शुक्राणु और अंडाणु की शेल होती हैं, उन्हीं को ही जनन कोशिकाएं या रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है अर्थात युग्मक का निर्माण होता है। यानी शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। कितने क्या नंबर ऑफ अमाउंट में होता है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। ठीक है, तो कहा गया है, जो थर्ड पॉइंट है इसमें कहा गया है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है ये हमारी जनन कोशिकाओं में होता है अर्थात रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण होता है। स्पर्म और ओवम का जो है वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। इसके बाद कहा गया है जंतु कोशिका में मियोसिस अगुणित कोशिका यानी हैप्लॉइड सेल के निर्माण के लिए होता है। वहीं जब मैंने आपको अर्धसूत्री विभाजन के पहले जब समसूत्री विभाजन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो समसूत्री विभाजन है वो डिप्लॉइड सेल्स में होता है। वहीं जो हमारा आज अर्धसूत्री विभाजन है, ये जंतु कोशिका में हैप्लॉइड जो सेल होती है, हैप्लॉइड सेल में जो है वो
अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है ये हैप्लॉइड सेल में होता है या हैप्लॉइड सेल के निर्माण के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि अर्धसूत्री विभाजन में कितने क्या गुणसूत्रों का, कितनी क्या कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे समसूत्री विभाजन में क्या बताया था, समसूत्री विभाजन में मैंने आपको बताया था कि एक जो मात्र कोशिका होती है इससे क्या होता है, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये जो दो संतति कोशिकाएं होती हैं इसमें जो है वो गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ये मैंने आपको समसूत्री विभाजन में बताया था। ठीक है, अब हम जो है वो अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें कहा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में अर्थात मियोसिस में एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और इस विभाजन में जो है वो विभिन्नताएं अर्थात वेरिएशंस आती हैं। तो इसी वजह से ये जो विभाजन है इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, आधी यानी अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जा रही है, आधी हो जा रही है, और जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जा रही है इसी वजह से अर्धसूत्री विभाजन में वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। वहीं जब मैंने आपको समसूत्री विभाजन बताया था तो उसमें क्या कहा था मैंने आपको कि गुणसूत्रों की संख्या सेम बनी होती है, इसी वजह से समसूत्री विभाजन में वेरिएशंस नहीं आती हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो रहा है, एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो रहा है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है, इसी वजह से इसमें वेरिएशंस आती हैं। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी होना। ठीक है, ये जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है बेसिकली 2 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहला है मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2, यानी अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2 2 चरणों में पूर्ण होता है, अर्थात 2 चरणों में एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे क्या होता है वो बताइए। तो देखो, एक ये है सेल, क्या है ये, एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है, यानी एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो 2 चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है, तो एक है ये सिंपल सेल, या हम कहें कि ये है एक हमारी जनन कोशिका जिसमें 46 क्रोमोसोम मौजूद हैं। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी 46 क्रोमोसोम वाली सेल है ये 23 वाले क्रोमोसोम वाली 2 सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अर्थात मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि एक सेल से 2 कोशिकाएं जो है वो डिवाइड हो जाती हैं और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। ये हुआ मियोसिस 1। ठीक है, अब मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में ये जो हमारी एक कोशिका बनी है 23 क्रोमोसोम वाली, ये अगेन 2 पार्ट में टूट जाती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या सेम बनी रहती है, अर्थात 23 बनी होती है। ये जो हमारा मियोसिस सेकंड है ये हमारा समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, अर्थात समसूत्री विभाजन में भी सेम टू सेम यही हो रहा था और मियोसिस सेकंड में भी सेम टू सेम यही हो रहा है। ठीक है, वहीं मियोसिस जब फर्स्ट होता है तो इसमें दूसरी टाइप की जो सेल बनती है 23 वाली, इसमें भी सेम टू सेम इसी टाइप से होता है और गुणसूत्रों की संख्या जो है वो सेम बनी रहती है। तो इस टाइप से मियोसिस 1 में क्या हुआ, मियोसिस 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो गई और मियोसिस 2 में क्या हो गया, ये 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो पूरी इस टाइप से ये जो हमारी क्या है, ये जो हमारी प्रोसेस है इसमें क्या हुआ है
एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। इसीलिए कहा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। और मियोसिस 2 जो होता है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है या समसूत्री विभाजन के जैसे ही होता है, जिसमें एक कोशिका से ये 2 कोशिकाएं बन रही हैं, फिर एक कोशिका से ये दूसरी कोशिकाएं बन रही हैं। इस टाइप से ये 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कैसे क्या होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, सब कुछ बताने वाली हूँ। अभी मैंने आपको केवल इतना बताया कि ये जो मैंने आपको लाइन लिखी हुई थी ना, ये दोनों लाइन, इनको मैंने आपको पूरी इस डायग्राम में शो की है। ठीक है, तो कहा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और इस विभाजन में विभिन्नताएं आती हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, तो यही का यही मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में पूरा का पूरा बता दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं और भी इसकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। कहा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में नर युग्मक यानी जो आप लोगों के मेल गैमेट्स होते हैं, इनमें शुक्राणुओं का कितनी क्या संख्या में निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स अर्थात शुक्राणुओं में क्या होता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन, एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 आपके जो है वो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी एक बार अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेल गैमेट्स का जो है वो फॉर्मेशन होता है। वहीं जब जो फीमेल गैमेट्स होती हैं, फीमेल गैमेट्स अर्थात ओवम जो होते हैं, ओवम का कितना क्या फॉर्मेशन होता है, तो जब एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक बार में केवल एक ही फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगेन मैंने आपसे कहा कि ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं। ठीक है, तो एक बार जब अर्धसूत्री विभाजन नर युग्मक में होगा तो 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा और एक बार जब मादा युग्मक में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक बार में केवल एक ही जो है वो अंडाणु का निर्माण होगा। अर्थात कोई एग्जाम्पल देके बताओ, तो एग्जाम्पल समझिए। मान लो 20 बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ। कितनी बार? 20 बार। ठीक है, 20 बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो 20 बार जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक बार अर्धसूत्री विभाजन से 4 जो है वो शुक्राणु बन रहे थे। तो इसी तरह से जब 20 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 20 बार के अर्धसूत्री विभाजन से 20 चुक्को 80, अर्थात एक बार अर्धसूत्री विभाजन से 4 शुक्राणु बनते हैं और 20 बार अर्धसूत्री विभाजन से 80 शुक्राणु बनेंगे। इसी टाइप से जब एक बार मादा युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो केवल एक ही ओवम का निर्माण होता है, और जब 20 बार मादा युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 20 बार में केवल और केवल 20 जो है वो ओवम का निर्माण होगा। तो समझ गए अब आप लोग कि जब जो मेल गैमेट्स होते हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक बार अर्धसूत्री विभाजन से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। वहीं जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में जब एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक बार में केवल और केवल एक ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, आई होप अच्छे से अब आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। ये जो मैंने दोनों पॉइंट आप लोगों को लिखे, ये दोनों पॉइंट यही बोल रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जब नर युग्मक में होता है तो एक बार अर्धसूत्री विभाजन से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अर्थात 4 अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। और जब मादा युग्मक में जो है वो एक बार क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो एक बार में केवल और केवल एक अगुणित युग्मक यानी ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी टाइप से मैंने आपको बताया जब 20 बार मियोसिस होगा तो 20 चुक्को 80, अर्थात 80 जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। वहीं ओवम का जब
ओवम में क्या होगा, ओवम में जब एक बार होता है तो एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, और 20 बार जब अर्धसूत्री विभाजन होगा फीमेल्स में तो 20 ओवम का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इनमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो मैंने आप लोगों को बताया। अब चलते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस होती है उसको, यानी कि एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और जो है वो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है। तो ये प्रोसेस कैसे क्या हो रही है, किन स्टेप्स में होकर हो रही है, उनको अब हम लोग जो है वो देखने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। सबसे पहले मियोसिस 1 को डिटेल में देख रहे हैं, फिर मियोसिस 2 को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो जो मियोसिस 1 होता है ना, मियोसिस 1 में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस 1 होता है, जिसमें हमारा जो केंद्रक है वो डिवाइड होता है। इसी टाइप से मियोसिस 1 में साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस 1 में क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य है इसका डिवीजन होता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 में 2 स्टेप्स होती हैं, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस 1 है ना, इसमें 4 अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं आती हैं केंद्रक के विभाजन में, तो सबसे पहली आती है प्रोफेज 1, फिर दूसरी आती है मेटाफेज 1, तीसरी आती है एनाफेज 1 और चौथी आती है टीलोफेज 1। ये 4 जो है वो क्या होती हैं, अवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं जो है वो कैरियोकाइनेसिस 1 में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई ट्रिक वगैरह हो तो बता दीजिए, क्योंकि ये एज इट इज बिल्कुल याद करनी होती है, आगे पीछे इनका जो है वो लफड़ा नहीं चलता है, बिल्कुल एज इट इज इनको जो है वो याद करना होता है। तो देखो इनका कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं है, इनको आप एज इट इज ही याद करना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, पी मेट करके, क्या बताई थी, पी मेट करके, इसको याद रख लेना। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो तो इसको याद कर लेना। पी यानी होता है प्रोफेज, एम यानी होता है मेटाफेज, ए यानी होता है एनाफेज, टी यानी होता है टीलोफेज। सभी में 1 1 लगा दीजिएगा। ठीक है, सभी में 1 1 लगा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं तो सभी में 1 1 1 होगा, और जब हम मियोसिस 2 पढ़ेंगे तो सभी में 2 2 2 होगा। ठीक है, तो पी मेट करके याद रख लेना, जो स्टूडेंट ट्रिक 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 बोलते हैं उनके लिए बता दी मैंने। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अर्धसूत्री विभाजन 2 पार्ट में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 सबसे पहले देख रहे हैं, मियोसिस 1 में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है जिसमें केंद्रक का डिवीजन होता है, दूसरा साइटोकाइनेसिस होता है जिसमें कोशिका द्रव्य का डिवीजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप्स होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ठीक है, इसके बाद जो हमारी प्रोफेज 1 है ना, इसके अंतर्गत भी ये 5 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, यानी ये 5 अवस्थाएं होती हैं हमारे प्रोफेज 1 में। कौन कौन सी, तो सबसे पहली है लैप्टोटीन अवस्था, जिसको हिंदी में तंतु पट्ट भी कहते हैं। दूसरी है जाइगोटीन अवस्था, जिसको हिंदी में युग्म पट्ट कहते हैं। तीसरी है पैकाइटीन अवस्था, जिसको हिंदी में स्थूल पट्ट कहते हैं। चौथी है डिप्लोटीन अवस्था, जिसको हिंदी में द्विपट्ट कहते हैं। और 5वीं है डाइकाइनेसिस अवस्था, जिसको हिंदी में पारगति क्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता रही हूँ, इनको आप इंग्लिश में याद करिएगा यार। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में याद करना इनको ईजी होता है, और हिंदी में इनके काफ़ी अटपटे से नाम है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ इंग्लिश में याद कर लेना। ठीक है, बाकी इनकी जो ट्रिक है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इनकी ट्रिक, क्योंकि ये जो है ना आगे पीछे नहीं कर सकते इन अवस्थाओं को, आप इनको एज इट इज क्रम में आपको याद रखना है। तो इनकी जो ट्रिक है ना वो कुछ इस टाइप की है, इस टाइप की है, मैं लिख देती हूँ, लिखा है, सॉरी, इसकी जो ट्रिक है वो है लता जरा पानी, ठीक है, लता जरा पानी दे दो। क्या है, लता जरा पानी दे दो। ठीक है, लता से हो जाता है आपका लैप्टोटीन अवस्था, जरा से हो जाता है आपका जाइगोटीन अवस्था, पानी से हो जाता है आपका पैकाइटीन अवस्था,
D से हो जाता है आपका डिप्लोटीन अवस्था और 2 से हो जाता है आपका डाइकाइनेसिस अवस्था। ठीक है, तो इंग्लिश में याद रखिएगा, इंग्लिश में याद रखोगे तो इसकी ये ट्रिक आप लोगों को जो है वो हेल्पफुल होगी। हिंदी के लिए कोई ट्रिक नहीं है इसकी, और हिंदी के काफ़ी अटपटे से नाम भी हैं इसके। ठीक है, तो लता से हो गया लेप्टोटीन, जरा से हो गया जाइगोटीन, पानी से हो गया पेकाइटीन, दे से हो गया डिप्लोटीन और 2 से हो गया डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये ट्रिक्स याद रखिएगा। जो स्टूडेंट बोलते हैं ट्रिक बता दो, उनके लिए बता दी, बाकी तो आप लोग याद रख ही लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मियोसिस 1 है इसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत 4 जो है वो स्टेप्स आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1। इसके बाद जो प्रोफेज 1 है इसके अंतर्गत 5 अवस्थाएं आती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसके बाद आ जाती है मेटाफेज 1, इसके बाद आ जाती है एनाफेज 1, इसके बाद आ जाती है टीलोफेज 1 और इनमें किसी भी प्रकार की कोई अवस्थाएं नहीं होती हैं। केवल और केवल ये जो प्रोफेज 1 है ना, इसी में ये अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद तो मेटाफेज 1 चलती है, फिर एनाफेज 1 चलती है, फिर टीलोफेज 1 चलती है, देन कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है और जो है वो कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर मियोसिस 2 चलती है और मियोसिस 2 जब कंप्लीट हो जाती है तो एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो मियोसिस 1 को देख लेते हैं और पूरा डिटेल से इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 के अंतर्गत सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस देखने वाले हैं, फिर साइटोकाइनेसिस देखेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का डिवीजन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रोफेज 1 देखेंगे और प्रोफेज 1 के अंतर्गत जो 5 अवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो 5 अवस्थाएं हैं इनको कवर करने वाले हैं प्रोफेज 1 के अंतर्गत, कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत। ठीक है, तो देखते जाइए। सबसे पहले आती है आपकी लेप्टोटीन अवस्था। लेप्टोटीन अवस्था में क्या होता है, ये है आप लोगों की सिंपल कोशिका, इंटरफेस कोशिका जिसको कहा जाता है। इंटरफेस जो कोशिका है ये कहाँ से आ गई, थोड़ा सा बता दो इंटरफेस कोशिका के बारे में, क्योंकि इंटरफेस कोशिका के बारे में तो आपने बताया ही नहीं है। यही क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के माइंड में कि ये जो इंटरफेस कोशिका है ये कहाँ से आ गई है। ठीक है, तो इंटरफेस कोशिका कहीं से नहीं आई है। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सबसे शुरुआत में, जो फर्स्ट आपका वीडियो था उसमें मैंने आपको जब सेल डिवीज़न बताया था, तो सेल डिवीज़न में मैंने आपको इंटरफेस के ही बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ था। अंतरावस्था के बारे में ही पूरा डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ था। मैंने आप लोगों को किया था या नहीं किया था, आप खुद ही बताइए। ठीक है, जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियो को देखते हैं ना उनको किसी भी प्रकार का जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको इतना डिटेल में जो है वो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको इंटरफेज अवस्था ही बताया था और उसमें मैंने आपको बताया था इंटरफेज अवस्था जो होती है नॉर्मल कोशिका होती है, जिसमें जो है वो हमारा क्रोमेटिन मौजूद होता है। और क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए ही होता है हमारा क्रोमेटिन। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। ठीक है, और ये केंद्रक होता है और ये सेंट्रियोल्स होते हैं, ये क्रोमेटिन होता है, ये तो फिर सेल मेम्ब्रेन है ही। ठीक है, तो ये है हमारी एक नॉर्मल कोशिका। अब ये जब नॉर्मल कोशिका अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज 1 में गई तो क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स का अर्थात गुणसूत्रों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, जो क्रोमेटिन होता है भाई साहब, इस क्रोमेटिन से गुणसूत्रों का फॉर्मेशन होने लगता है। किसमें होता है, तो जो हमारी प्रोफेज 1 जो अवस्था है, इस प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन अवस्था के अंतर्गत जो हमारा क्रोमोसोम, जो हमारा क्रोमेटिन है, उस क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स का अर्थात गुणसूत्रों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और ये कितने कितने गुणसूत्र बनते हैं, तो ये 46 गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र बन जाते हैं क्रोमेटिन से। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लेप्टोटीन अवस्था होती है, इस लेप्टोटीन अवस्था में क्रोमेटिन संघनित होकर 46 गुणसूत्र में या क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। और यहाँ पर आप साफ साफ देख भी रहे हैं, ये है हमारा क्रोमेटिन
और ये क्रोमेटिन काय में बदल गया, ये 46 क्रोमोसोम्स जो कि आप लोगों को दिख रहे हैं इनमें जो है वो बदल गया। क्लियर हुआ आप लोगों को? और इनकी संख्या कितनी है? गुणसूत्रों की संख्या है 46। ठीक है, तो ये है पहली अवस्था जिसमें कुछ नहीं होता, जिसमें केवल और केवल जो हमारा क्रोमेटिन है इससे 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं लेप्टोटीन में। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो अवस्था है वो है जाइगोटीन अवस्था। अब जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है? तो हमारे क्रोमोसोम्स 46 बन गए हैं लेप्टोटीन में। अब वो लेप्टोटीन से जब आगे जाइगोटीन में जाएंगे तो क्या होगा? तो जाइगोटीन में जब ये क्रोमोसोम जाते हैं तो जो हमारे समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? तो समजात गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिनका स्ट्रक्चर, जिनकी संरचना समान होती है लेकिन जो कैरेक्टर, जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स में जो भी समजात गुणसूत्र होंगे उनके पेयर बन जाएंगे, अर्थात 23 के जोड़े बन जाएंगे। 46 जो क्रोमोसोम्स थे हमारे लेप्टोटीन अवस्था में, ये 23 के जोड़े जो है वो बना लेंगे। और ये 23 के जोड़े कैसे होंगे? ये 23 के जोड़े होंगे समजात गुणसूत्र। और समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिनके जो है वो संरचना समान होती है लेकिन गुण, जो कैरेक्टर हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये 23 के पेयर में बन जाते हैं और ये समजात गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हमारा केंद्रक और इस केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र आपको दिख रहे हैं ये 23 के पेयर में दिख रहे हैं और साथ ही साथ आपको समजात गुणसूत्र ये आपको दिख रहे हैं जो कि स्ट्रक्चर में बिल्कुल समान है लेकिन कैरेक्टर अलग अलग हैं दोनों के। ठीक है, तो ये 46 क्रोमोसोम 23 के पेयर में बन गए। इसके अलावा ये दोनों गुणसूत्र जो जुड़े हैं ना, इस क्रिया को कहते हैं सिनेप्सिस। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। ये दोनों गुणसूत्र जो जुड़े हैं इस क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। और ये दोनों गुणसूत्र केमिकली रूप से जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और किस केमिकल से जुड़े होते हैं? ये दोनों गुणसूत्र जिस केमिकल से जुड़े होते हैं उस केमिकल को कहते हैं सिनेप्टोनेमल केमिकल या सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो जाइगोटीन अवस्था होती है इसमें गुणसूत्र, जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े बना लेते हैं। जोड़े यानी 23 के समजात गुणसूत्र जोड़े बन जाते हैं और जब ये जोड़े बन जाते हैं तो इन जोड़े बनने की क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं आपस में रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं जिसे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब मैं आपको इसकी थ्योरी बता देती हूँ। कहा गया है जाइगोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्र आपस में जोड़े बना लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं गुणसूत्रों ने क्या बना लिया? तो गुणसूत्रों ने बना लिए जोड़े। और जोड़े बनाने की ये क्रिया क्या कहलाती है? जोड़े बनाने की ये क्रिया सिनेप्सिस कहलाती है। समजात गुणसूत्र आपस में भौतिक रूप से नहीं जुड़ते हैं बल्कि रासायनिक रूप से जुड़ते हैं जिसे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये जो बीच में रसायन दिख रहा है ना आपको, जिसके द्वारा दोनों गुणसूत्र जुड़े हैं, इसी को कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको जाइगोटीन अवस्था भी क्लियर हुई होगी। तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा था? लेप्टोटीन में क्रोमेटिन से 46 क्रोमोसोम्स बन रहे थे। ठीक है, अब 46 क्रोमोसोम्स जाइगोटीन में गए और इन्होंने समजात गुणसूत्रों के जोड़े बना लिए और इस क्रिया को हमने सिनेप्सिस कहा। अब समजात गुणसूत्र के जोड़े बन चुके हैं, 23 के जोड़े बन चुके हैं, 46 क्रोमोसोम 23 के पेयर में आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अवस्था में जिसको पेकाइटीन अवस्था कहते हैं। अब पेकाइटीन अवस्था में क्या होता है कि ये जो हमारे समजात गुणसूत्र बने थे, अब ये जो समजात गुणसूत्र के जोड़े बने थे, ये समजात गुणसूत्र के जोड़े आपस में उलझने लगते हैं एक दूसरे से। और जब पेकाइटीन अवस्था में ये समजात गुणसूत्र के जोड़े एक दूसरे से उलझने लगते हैं तो इस क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि जीन विनिमय की प्रक्रिया किस अवस्था में देखने को मिलती है? तो आंसर होगा पेकाइटीन, यानी स्थूलपट अवस्था में जो जीन विनिमय की प्रक्रिया है वो देखने
को मिलती है। और जीन विनिमय की प्रक्रिया में होता क्या है, तो जीन विनिमय की प्रक्रिया में समजात गुणसूत्र के जोड़े आपस में उलझने लगते हैं। ठीक है, तो पेकाइटिन अवस्था में क्या होता है कि जो समजात गुणसूत्र के जोड़े बने थे जाइगोटीन में, वो जो है वो पेकाइटिन में आकर उलझने लगते हैं, और उलझने की ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। तो केवल और केवल जो हमारी पेकाइटिन अवस्था है, इसमें यही होता है कि जो समजात गुणसूत्र के जोड़े हैं ये आपस में उलझने लगते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको जीन विनिमय कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ते जाइए। कहा गया है कि समजात गुणसूत्र के जोड़े आपस में उलझने लगते हैं, जिसे जीन विनिमय कहते हैं। पेकाइटिन में ऐसा होता है। इसके अलावा कहा गया है जीन विनिमय के कारण ही वेरिएशंस आती हैं। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था अर्धसूत्री विभाजन में विभिन्नताएं आती हैं, तो विभिन्नताओं का कारण, एक कारण जो है वो जीन विनिमय भी होता है। ठीक है, तो जीन विनिमय के कारण क्या होता है, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कहा गया है जीन विनिमय में रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जीन विनिमय में रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प करता है। यानी ये जो गुणसूत्र उलझ रहे हैं, इन गुणसूत्र के उलझने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो हेल्प करता है जीन विनिमय में। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप लोग कि जीन विनिमय में जो है वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प करता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? पूछा गया है ये पॉइंट भी कि जीन विनिमय में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम इसमें जो है वो सहायता करता है। जीन विनिमय से क्या होती है, विभिन्नताएं आती हैं, और जीन विनिमय में होता क्या है, तो समजात गुणसूत्र आपस में उलझने लगते हैं। इसके अलावा जीन विनिमय जो होता है वो नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है जीन विनिमय। तो ये जो पॉइंट हैं ये आपको पेकाइटिन अवस्था से रिलेटेड याद रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे। ठीक है, तो जो 46 क्रोमोसोम्स थे सबसे पहले लेप्टोटीन में थे। अब ये जब जाइगोटीन में गए तो समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन गए, 23 पेयर बन गए। अब ये 23 पेयर जब पेकाइटिन में गए तो यहाँ पर ये आपस में उलझ गए, और उलझने की प्रक्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा आगे चल के, तो आगे चल के जीन विनिमय हो गया पेकाइटिन में। अब आगे चल के कोशिका आ गई हमारी डिप्लोटीन अवस्था में। अब डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र पेकाइटिन में उलझे थे ये अब एक बिंदु से आकर कनेक्ट हो जाते हैं, और उस बिंदु को क्याज़ बिंदु कहते हैं। यानी जो पेकाइटिन अवस्था में उलझे हुए गुणसूत्र थे वो अंत में आकर एक गुणसूत्र से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और उस बिंदु को कहते हैं क्याज़ बिंदु। ठीक है, तो डिप्लोटीन अवस्था में यही होता है कि जो उलझे हुए गुणसूत्र थे, या हम यूँ कहें कि उलझे हुए समजात गुणसूत्र थे, ये अंत में आकर एक बिंदु से, ये बिंदु आपको दिख रहा है ना, ये बिंदु, इसी बिंदु से आकर ये जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, और इस बिंदु को क्या कहते हैं, क्याज़ बिंदु कहते हैं। ठीक है, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, थ्योरी में लिखा हुआ है कि उलझे हुए गुणसूत्र अब पृथक होना यानी अलग अलग होना शुरू होते हैं, और इसके बाद अंत में एक बिंदु से जुड़ जाते हैं, जिसे जो है वो क्याज़ बिंदु कहते हैं। यानी डिप्लोटीन अवस्था में क्या हो रहा था कि ये जो गुणसूत्र थे ये उलझ गए थे, उलझने के बाद अब ये आगे जाएंगे और सुलझेंगे, आगे जाएंगे और सुलझेंगे, और सुलझने के बाद जब ये सुलझ जाएंगे तो सुलझने के बाद अब ये गुणसूत्र एक बिंदु से कनेक्ट होंगे, और जिस बिंदु से कनेक्ट होंगे उसको क्याज़ बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्याज़ बिंदु कहाँ देखने को मिलता है या किस अवस्था में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा जो क्याज़ बिंदु है ये आपकी डिप्लोटीन अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है क्याज़ बिंदु वह बिंदु होता है जहां से जीन विनिमय का पता चलता है। ठीक है, जीन विनिमय का पता कहाँ से चलता है, तो क्याज़ बिंदु से जीन विनिमय का पता चलता है। ये डायरेक्ट फैक्ट हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो याद रखना। ठीक है, तो 4 अवस्थाएं हम लोगों ने पढ़ ली। अब चलते हैं 5वीं अवस्था की तरफ। 5वीं अवस्था में क्या होता है,
तो ये जो पांचवी अवस्था है डाइकाइनेसिस, जिसको पारगति क्रम भी हम कहते हैं। अब जो पारगति क्रम होता है, इसमें जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक अब धीरे 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 गायब होने लगता है। ठीक है, यहाँ तक तो केंद्रक देखो आप लोगों का स्पष्ट बन रहा था। ये सारी प्रोसेस हो रही थी केंद्रक के अंदर ही। ठीक है, केंद्रक के अंदर ही हो रही है ना। देखो केंद्रक ही तो है, शुरुआत में ही तो बताया था मैंने आप लोगों को कि ये है केंद्रक, और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, केंद्रक के अंदर ही हो रही हैं। लेकिन अब जो पांचवी स्टेप्स होती है, इस पांचवी स्टेप में क्या होता है कि अब ये जो केंद्रक है धीरे धीरे गायब हो रहा है। ये देखो हो रहा है गायब। तो डाइकाइनेसिस में सबसे पहले क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली केंद्रिका ये गायब होने लगती हैं, गायब होने लगी। इसके बाद क्या होता है कि विपरीत ध्रुवों पे हमारे सेंट्रियोल आ जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये है सेंट्रियोल, जो कि कहाँ आ गए, विपरीत ध्रुवों में आ गए। वहीं यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे आपको विपरीत ध्रुवों में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है ना। इसीलिए पांचवी अवस्था में क्या होता है कि विपरीत ध्रुवों में आपके ये जो सेंट्रियोल हैं ये विपरीत ध्रुवों में आ जाते हैं, और इनसे ये जो रेशे आपको दिख रहे हैं ना, ये रेशे निकलने लगते हैं। और इन रेशों को कहते हैं क्या, इन रेशों को कहते हैं स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर का निर्माण किस अवस्था पे होता है, तो जो हमारी डाइकाइनेसिस अवस्था है, इस अवस्था में सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा केंद्रक केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है। और ये 23 के जो जोड़े बने हैं ये तो एज इट इज बने ही रहते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं एज इट इज ये आपके बने होते हैं। ये जो गुणसूत्र के जोड़े हैं 23 जोड़े, ये एज इट इज बने होते हैं। ठीक है, तो पांचवी जो अवस्था है डाइकाइनेसिस, इसमें जो केंद्रक है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। जो सेंट्रियोल्स हैं ये विपरीत ध्रुवों में आ जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इनसे स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होने लगता है। ये आपको दिख रहा है, ये स्पिंडल फाइबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरी देखिए। थ्योरी में कहा गया है कि डाइकाइनेसिस में अर्थात पारगति क्रम में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक और केंद्रिका तीनों विलुप्त होने लगते हैं। इसके अलावा विभाजित हुए सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों पर जाकर स्पिंडल फाइबर का निर्माण करने लगते हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं, ये विभाजित हुए सेंट्रियोल हैं जो विपरीत ध्रुवों में चले गए। विपरीत यानी एक यहाँ तो एक यहाँ, यानी एक ऊपर तो एक नीचे, और इनसे स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होने लगता है। ये जो रेशे दिख रहे हैं इनको स्पिंडल फाइबर ही कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई पांचों की पांचों अवस्था, और ये जो पांचों की पांचों अवस्था हैं ये केंद्रक के अंदर ही होती हैं। पांचवी अवस्था में केंद्रक गायब होने लगता है, तभी तो फिर कोशिका द्रव्य वाली अवस्था आएगी। ठीक है, तो ये पांचों की पांचों अवस्था जो है वो केंद्रक के अंदर होती हैं। तो देखो नोट करके मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है कि प्रोफेज 1 की सभी अवस्थाएं केंद्रक के अंदर संपन्न होती हैं। यानी प्रोफेज 1 के अंतर्गत जो 5 अवस्था मैंने आपको बताई, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये पांचों की पांचों जो अवस्थाएं हैं ये केंद्रक के अंदर ही संपन्न होती हैं। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाओं के साथ ही आपकी जो प्रोफेज 1 है ये हुई समाप्त। तो अब हमने कितना पढ़ लिया, अब हमने पढ़ लिया है कि जो हमारी मियोसिस 1 है, इस मियोसिस 1 के अंतर्गत जो कैरियोकाइनेसिस है, इस कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत जो प्रोफेज 1 है, इस प्रोफेज 1 के अंतर्गत जो 5 अवस्थाएं हैं, ये 5 अवस्थाएं हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इसके बाद अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसके बाद फिर हम साइटोकाइनेसिस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अब हम मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो हमारे क्या बन गए, 46 जो क्रोमोसोम्स थे, ये 46 क्रोमोसोम्स लास्ट में जो है वो 23 के पेयर में जो है वो बन गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा आगे चल के देखो। अब आगे चल के हमारी कोशिका आ गई मेटाफेज 1 में। कहाँ आ गई हमारी कोशिका, हमारी कोशिका आ गई मेटाफेज 1 में। अब मेटाफेज 1 में क्या होगा कि जो हमारे 23 जोड़े बने थे गुणसूत्र के, ये 23 गुणसूत्र के जोड़े मध्यवर्ती रेखा में आ जाते हैं।
ये जो मध्यवर्ती रेखा है इसको मेटाफेजिक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेटाफेजिक प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 23 जोड़े बने थे गुणसूत्र के हमारे, ये बीच में अच्छे से मेटाफेजिक प्लेट में या मध्यवर्ती रेखा में आ जाते हैं और अच्छे से क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। 23 गुणसूत्र के जोड़े अच्छे से व्यवस्थित हो जाते हैं और ये काय में होते हैं? तो ये जो है वो कोशिका द्रव्य में होते हैं। क्यों होते हैं कोशिका द्रव्य में? क्योंकि जो हमारी डाइकाइनेसिस थी इसमें ये जो केंद्रक था ये धीरे धीरे गायब होने लगा था या विलुप्त हो गया था। इसीलिए अब हमारी जो 23 जोड़े बचे गुणसूत्र के, ये कोशिका द्रव्य में अच्छे से आकर मेटाफेजिक प्लेट में जो है वो अरेंज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो मेटाफेजिक प्लेट है, मध्यवर्ती रेखा है, ये काल्पनिक रेखा होती है, ये दिखती नहीं है। ठीक है। बस जहाँ पर ये गुणसूत्र अच्छे से जाकर अरेंज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, उसी को कहने लगते हैं हम मेटाफेजिक प्लेट। तो सिंपली जो हमारी मेटाफेज 1 अवस्था है इसमें क्या होता है? क्याज़मेटा वाले गुणसूत्र के जोड़े स्पिंडल फाइबर्स की सहायता से मध्यवर्ती रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं और ये प्रोसेस कोशिका द्रव्य में कंप्लीट होती है। ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है सेंट्रियोल जो कि विपरीत ध्रुवों में मौजूद है और इनसे ये जो रेशे टाइप निकल रहे हैं ये है स्पिंडल फाइबर। क्या है? स्पिंडल फाइबर है और इन स्पिंडल फाइबर्स की सहायता से ही ये हमारे 23 जोड़े जो गुणसूत्र के हैं वो मध्यवर्ती रेखा में अच्छे से अरेंज हो गए हैं और ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में हुई है। ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं एनाफेज 1 में। अब एनाफेज 1 में क्या होता है? ये गुणसूत्र तो हमारे मेटाफेजिक प्लेट में अच्छे से अरेंज थे। कहाँ पर? मेटाफेज 1 में। अब जब कोशिका यहाँ से निकलकर एनाफेज 1 में जाएगी तो ऊपर वाले 23 क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे, नीचे वाले 23 क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे। ठीक है। ऊपर वाले 23 क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे, नीचे वाले 23 क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे। ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है हमारे एनाफेज 1 में। ठीक है। थ्योरी पढ़िए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहा गया है गुणसूत्र जहाँ से जुड़े थे, गुणसूत्र जहाँ से जुड़े थे अर्थात क्याज़मेटा बिंदु से हमारे गुणसूत्र जुड़े थे। क्याज़मेटा बिंदु से ही जुड़े थे ना हमारे गुणसूत्र। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये गुणसूत्र काय से जुड़े हैं? ये हमारे गुणसूत्र एक डॉट से जुड़े हैं। उस डॉट को हमने क्या कहा था? क्याज़मेटा। क्याज़मेटा बिंदु ही कहा था ना। तो यही आगे चलकर ये यहाँ पर रहे, यही आगे चलकर यही तो गुणसूत्र यहाँ पे अरेंज हुए। अब यही आगे चलकर यहाँ आ गए। ठीक है। यहाँ आ गए। अब ये जो गुणसूत्र हैं क्याज़मेटा बिंदु से जुड़े हैं। ठीक है। तो क्याज़मेटा बिंदु से जब ये गुणसूत्र जुड़े हैं तो यहीं से ये टूटने लगते हैं। ठीक है। जहाँ से भाई, जहाँ से जो चीज़ जुड़ी है वो वहीं से तो टूटेगी, राइट ना। तो जो गुणसूत्र हैं वो आगे चलकर क्याज़मेटा बिंदु से टूट जाते हैं और क्याज़मेटा बिंदु से जब ये टूट जाते हैं तो गुणसूत्र का विभाजन हो जाता है और समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। अभी तक ये समजात गुणसूत्र थे लेकिन अब ये टूट गए, अब ये टूट गए तो समजात गुणसूत्र अलग अलग हो गए। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि समजात गुणसूत्र अलग अलग किस अवस्था में हो जाते हैं? तो एनाफेज 1, ये एनाफेज 1 जो अवस्था है, इस एनाफेज 1 में जो समजात गुणसूत्र हैं वो अलग अलग हो जाते हैं अर्थात गुणसूत्र क्याज़मेटा बिंदु से टूट जाते हैं एनाफेज 1 में। ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स ऊपर हो गए और 23 क्रोमोसोम्स नीचे हो गए। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये हुआ हमारा एनाफेज 1। इसके बाद अब हम चलते हैं टीलोफेज 1 की तरफ। टीलोफेज 1 में क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाला 23 क्रोमोसोम्स थे और नीचे वाले जो 23 क्रोमोसोम्स थे ये अपने अपने अलग अलग केंद्रक जो है वो बना लेते हैं और इस प्रकार जो है वो एक कोशिका से 2 संतति केंद्रकों का निर्माण हमारे जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें हो जाता है। ठीक है। ये जो 23 वाला ऊपर क्रोमोसोम्स है ये और नीचे 23 वाला क्रोमोसोम है ये जब दोनों टीलोफेज में जाते हैं तो ऊपर वाले 23 क्रोमोसोम अलग केंद्रक बना लेते हैं, नीचे वाले 23 क्रोमोसोम अलग केंद्रक बना लेते हैं और इस प्रकार जो हमारे 46 क्रोमोसोम्स थे शुरुआत में ये
जो हमारी कैरियोकाइनेसिस हुआ, इस कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि 23 में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कहा गया है कि जो टीलोफेज है, टीलोफेज 1 में एकमात्र कोशिका से 2 संतति केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो हमने कितना कवर कर लिया है, अगेन मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ जिससे आपको सारा कुछ क्लियर होता चले। टीलोफेज 1 तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो हमने मियोसिस 1 पढ़ लिया है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस 1 पढ़ लिया है, प्रोफेज 1 पढ़ लिया है, इसकी 5 अवस्थाएं पढ़ ली हैं, मेटाफेज 1 पढ़ लिया है, एनाफेज 1 पढ़ लिया है, टीलोफेज 1 पढ़ लिया है, जिसमें हमने एकमात्र कोशिका से 2 जो है वो संतति केंद्रकों का निर्माण कर लिया है। तो ये हमारा जो है वो कैरियोकाइनेसिस हो गया है कंप्लीट। अब हम चल रहे हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ, अर्थात कोशिका द्रव्य के विभाजन की तरफ। हमने कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक का विभाजन कर लिया है, एकमात्र कोशिका से 2 हमने केंद्रक बना लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं साइटोकाइनेसिस, इसमें कैसा क्या होता है और क्या क्या प्रोसेस इसकी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये एनाफेज ये टीलोफेज, यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है कि जो हमारी टीलोफेज 1 है इसमें एकमात्र कोशिका से 2 संतति केंद्रकों का निर्माण हमारा जो है वो हो गया है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो देख रहे हैं साइटोकाइनेसिस 1 अर्थात केंद्रक का विभाजन हम लोग देख रहे हैं। तो टीलोफेज 1 में क्या हो गया था, टीलोफेज 1 में हमारे 2 केंद्रकों का फॉर्मेशन हो गया था। 23 क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड हो गए थे और दोनों अपने अपने केंद्रक बना लिए थे, और ये है क्या, 2 संतति केंद्रक हैं। अब क्या होता है साइटोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस में जो कोशिका है वो कोशिका कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है अर्थात संकुचित होने लगती है। और ये कोशिका संकुचित क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर आता है संकुचनशील प्रोटीन, और इस संकुचनशील प्रोटीन के द्वारा जो हमारी कोशिका है ये कोशिका कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। और ये जो संकुचनशील प्रोटीन है, इस संकुचनशील प्रोटीन के द्वारा ही एक हमारा जो है वो फोर्स यहाँ पर कार्य करता है जिसको सेंट्रीफिटल फोर्स कहते हैं। ये जो फोर्स है ये बाहर से अंदर की तरफ लगता है, बाहर से अंदर की तरफ लगता है, यहाँ से इस टाइप से ये लगेगा, बाहर से अंदर की तरफ लगेगा। तो जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर से अंदर की तरफ लगेगा तो ये कोशिका हमारी अंदर की तरफ क्या होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी, यानी संकुचित होने लगेगी। तो जब ये कोशिका संकुचित होने लगेगी तो इस टाइप से आपको शो होगी, इस टाइप से आपको शो होगी, और बीच में इसमें एक जो है वो खांच यानी फरो का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जब ये कोशिका संकुचित होगी तो संकुचित होने के बाद इसमें खांच या फरो का निर्माण हो जाएगा, और इस फरो का जब निर्माण हो जाएगा तो कोशिका जो हमारी कोशिका है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ऊपर का अलग और नीचे का अलग। और ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हुई है ना, यही है हमारी 2 संतति कोशिकाएं। और ये क्या है, हमारी 2 संतति कोशिकाएं हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो मियोसिस 1 के अंत में क्या हुआ कि एक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो गया और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है। ये काय में हुआ, ये हमारे मियोसिस 1 में हो गया है। ठीक है, तो हमारे मियोसिस 1 में क्या हो गया है कि 46 क्रोमोसोम्स की एक सिंपल कोशिका थी, इससे जो है वो 23 वाली 2 कोशिकाओं का जो है वो निर्माण हो गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया है हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट। अब मियोसिस 1 के बाद यहाँ पर जो मियोसिस 2 होगा जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अगेन 23 होगी, यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23 और यहाँ पर भी 23, वो अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। कहा गया है कि संकुचनशील प्रोटीन तथा खांच के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है।
यहाँ पर संकुचनशील प्रोटीन कार्य करता है और खांच का निर्माण हो जाता है। ठीक है, मियोसिस 1 के अंत में एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मियोसिस 1 के अंत में एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो गया जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो गई। तो एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बन गई। गुणसूत्रों की संख्या 46 से 23 यानी आधी आधी हो गई। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये हुई हमारी मियोसिस 1 कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद अब हम चलते हैं मियोसिस 2 की तरफ। तो हम लोगों ने मियोसिस 1 जो है वो अर्धसूत्री विभाजन 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं मियोसिस 2 यानी अर्धसूत्री विभाजन 2 को अब हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन 2 जो है वो समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। कैसे होता है इस बात को थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको समसूत्री विभाजन ही बताती हूँ कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन, यदि आप लोगों ने इससे पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि समसूत्री विभाजन में 46 क्रोमोसोम वाली जो कोशिका होती है इसमें समसूत्री विभाजन होता है द्विगुणित कोशिका में, और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है समसूत्री विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और इसमें विभिन्नताएं भी नहीं आती हैं। कहा था मैंने आप लोगों से, यही था आपका समसूत्री विभाजन। और अब ये मियोसिस 2 क्या बोल रहा है कि मियोसिस 2 भी समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। तो कैसे होता है? हम लोगों ने देख लिया है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में हम लोगों ने क्या देखा है कि मियोसिस 1 में 46 क्रोमोसोम वाली एक कोशिका थी और ये कोशिका 2 पार्ट में डिवाइड हुई 23 कोशिकाओं में, 23 क्रोमोसोम वाली कोशिकाओं में डिवाइड हो गई। ये है मियोसिस 1। इतना हम लोगों ने कर लिया है। एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हम लोगों ने कर लिया है मियोसिस 1 में, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो गई है। ठीक है, ये गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो गई है और ये है हमारा मियोसिस 1। अब मियोसिस 2 बोल रहा है कि ये समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, यानी अब जो इन कोशिकाओं में सेल डिवीजन होगा, मियोसिस 2 होगा, तो इनमें कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान बनी रहेगी। अर्थात 23 वाली जो सेल्स में डिवीजन होगा तो आगे जो कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी 23 ही होगी। क्या होगी? 23 ही होगी। तो कुछ इस टाइप से क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 23 क्रोमोसोम वाली कोशिका में मियोसिस 2 हुआ तो 23 क्रोमोसोम्स वाली ही आगे कोशिकाएं बनी। यहाँ पर भी सेम इसी टाइप से हुआ। 23 कोशिकाओं में 23 क्रोमोसोम वाली कोशिका में जब सेल डिवीजन हुआ तो 23 सेल वाली ही कोशिका बनी, 23 क्रोमोसोम वाली ही कोशिका बनी। तो ये हुआ ना आप लोगों का अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन के समान ही। इसीलिए कहा है कि जो मियोसिस 2 होता है वो समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। ठीक है, मियोसिस 2 में जो है वो गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, आधी आधी नहीं होती है। ठीक है, जबकि मियोसिस 1 में जो है वो गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। तो ये बात आप लोग जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मियोसिस 2 जो है इसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। चूंकि हम मियोसिस 2 पढ़ रहे हैं तो इसको नाम भी देंगे कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है, जो कैरियोकाइनेसिस 2 होता है इसके अंतर्गत केंद्रक का विभाजन होता है, जो साइटोकाइनेसिस 2 होता है इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, शुरू से बताती आ रही हूँ, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो केंद्रक के विभाजन के अंतर्गत आपकी 4 अवस्थाएं आती हैं, वही पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसकी ट्रिक बताई है ना मैंने आप लोगों को, पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। चूंकि हम मियोसिस 2 पढ़ रहे हैं तो सभी में सेकंड लगा देंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2।
तो ये चारों अवस्थाओं से होकर हमारा जो है वो कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक का विभाजन होगा। देन कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा। तो चलिए देख लेते हैं मियोसिस सेकंड में कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले आती है एक अवस्था जिसका नाम है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस अवस्था जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इन दोनों के बीच में एक अवस्था आती है जिसका नाम है इंटरकाइनेसिस। यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, इन दोनों के बीच में एक अवस्था आती है जिसका नाम है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, और ये जो इंटरकाइनेसिस होती है इसमें एस अवस्था नहीं होती है। एस अवस्था यानी कि जिसमें जो हमारे डीएनए है उसका जो है वो डुप्लीकेशन या डीएनए डबल नहीं होता है। ठीक है, तो एस अवस्था इंटरकाइनेसिस में नहीं होती है। और इंटरकाइनेसिस क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक अवस्था आती है जिसका नाम है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट हमारा हो गया है, अब ये इंटरकाइनेसिस में कोशिका पड़ी है और मियोसिस सेकंड अब हम लोग जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरकाइनेसिस में ये कोशिका हमारी पड़ी है जिसमें ये आपको क्रोमेटिन दिख रहा है। और इंटरकाइनेसिस में ये पॉइंट याद रखना आप कि एस अवस्था नहीं होती है, यानी कि जो भी कोशिका द्रव्य वगैरह है ये डबल नहीं होता है इंटरकाइनेसिस में। ठीक है, तो ये आपको क्रोमेटिन दिख रहा है। सबसे पहले प्रोफेज सेकंड आएगी। प्रोफेज सेकंड कहाँ से आई, ये यहाँ पे आपको दिख रही है प्रोफेज सेकंड, हम केंद्रक का विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है प्रोफेज सेकंड। इंटरकाइनेसिस मैंने आपको बता दिया, मेटाफेज 1 और मेटाफेज सेकंड के बीच की अवस्था होती है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो प्रोफेज सेकंड के अंतर्गत ये जो क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन जो है वो 23 के गुणसूत्र में जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्रोमेटिन से 23 क्रोमोसोम्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये होता है प्रोफेज सेकंड में। इसके बाद थ्योरी भी बताऊंगी, कंफ्यूज मत होना, थ्योरी भी बताऊंगी और थ्योरी के बाद फिर से इस डायग्राम को क्लियर भी करूंगी। ठीक है, पहले जितना बताती जा रही हूँ उतना समझते जाइए आप, फिर थ्योरी भी बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंटरकाइनेसिस में ये क्रोमेटिन आपको दिखाई दे रहा है, ये डीएनए ही होता है। ठीक है, प्रोफेज सेकंड में ये जो क्रोमेटिन है ये 23 क्रोमोसोम्स में जो है वो बट जाता है, यानी क्रोमेटिन से गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है और 23 क्रोमोसोम जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज में ये जो 23 गुणसूत्र हैं ये मध्यवर्ती रेखा में अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे से व्यवस्थित हो जाते हैं। ये जो सेंट्रियोल है ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और इनसे जो भी रेशेदारी आपको दिख रहे हैं ये है स्पिंडल फाइबर्स, और इन स्पिंडल फाइबर्स की सहायता से ही ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं ये अपनी जो मेटाफेजिक प्लेट है यहाँ पर अच्छे से अरेंज हो जाते हैं सेंट्रियोल से निकलने वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनकी सहायता से। ठीक है, इसके बाद ये तो हुई मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड के बाद आती है एनाफेज सेकंड। अब ये जो एनाफेज सेकंड है यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र निकालकर मैं आपको बता रही हूँ, ये है एक गुणसूत्र। अब ये जो गुणसूत्र है इनके बीच में एक बिंदु होता है जिसका नाम है गुणसूत्रीय बिंदु। ठीक है, तो अब ये गुणसूत्र क्या होते हैं, जब एनाफेज सेकंड में आते हैं तो गुणसूत्रीय बिंदु जो है वो टूटने लगता है, और जब ये गुणसूत्रीय बिंदु टूटने लगता है तो 23 क्रोमोसोम्स ऊपर हो जाते हैं और 23 क्रोमोसोम्स नीचे हो जाते हैं, क्योंकि ये गुणसूत्र जो है वो बीच में अपने गुणसूत्रीय बिंदु से टूटने लगते हैं और टूटकर 23 ऊपर हो जाते हैं और 23 नीचे हो जाते हैं। ये कहाँ होता है, तो ये एनाफेज सेकंड में होता है। इसके बाद अब एनाफेज सेकंड से जब कोशिका टीलोफेज सेकंड में जाती है तो यहाँ पर ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं ये अपना अलग केंद्रक बना लेते हैं, ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं ये अपना केंद्रक अलग बना लेते हैं। तो इस टाइप से ये केंद्रक का विभाजन हो जाता है जिसमें ये जो 23 क्रोमोसोम्स थे ये अलग अलग 23 क्रोमोसोम्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, अर्थात दो केंद्रक यहाँ पर लास्ट में अपने फिर बन गए टीलोफेज सेकंड में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपके गुणसूत्र थे वो 23 यहाँ पर थे
और जब लास्ट में 2 कोशिकाएं बनी उनमें भी 23 ही हैं। यानी यहाँ पे आपके गुणसूत्रों की जो नंबर हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, यानी समसूत्री विभाजन की तरह ही हुआ है ये आपका मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस पढ़ लिया है। और कैरियोकाइनेसिस में हमने क्या किया है, कैरियोकाइनेसिस में हमने एक कोशिका से, ये रही एक कोशिका, और यहाँ से हमने एक कोशिका से 2 केंद्रकों का निर्माण ये हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये केंद्रक का विभाजन हमने कर लिया है, अब हम साइटोकाइनेसिस कर रहे हैं। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में वही कोशिका जो है वो संकुचित होती है और जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बाहर से अंदर की तरफ लगता है, और बाहर से अंदर की तरफ ये जब लगता है तो कोशिका सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने पर कोशिका के बीच में एक फरो, एक खांच का निर्माण हो जाता है। जब ये फरो और खांच का निर्माण हो जाता है तो कोशिका टूट जाती है और 23 क्रोमोसोम्स ऊपर अलग हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स नीचे अलग हो जाते हैं, और इस प्रकार ये 2 अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार मियोसिस सेकंड में अंत में 2 कोशिकाओं से 4 जो है वो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। 2 कोशिकाओं से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण जो है वो हो जाता है। ये जो 2 कोशिकाएं हैं इनसे 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण आगे जो है वो हो जाता है, किसमें, माइटोसिस में, सॉरी मियोसिस में, अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब मैं इसकी थ्योरी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगेन मैं आपको यही डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज सेकंड में केंद्रक विलुप्त हो जाता है, क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, विभाजित सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों पर आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होने लगता है। ये कहाँ होता है, प्रोफेज सेकंड में होता है। ठीक है, इसके बाद मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, तो मेटाफेज सेकंड में 23 गुणसूत्र अपनी मध्यवर्ती रेखा में आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स की सहायता से अरेंज या व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एनाफेज सेकंड में क्या होता है, एनाफेज सेकंड में जो गुणसूत्र होते हैं इनके सेंट्रोमेयर का, अर्थात गुणसूत्र के गुणसूत्रीय बिंदु का विभाजन होता है और गुणसूत्रों की संख्या जो है वो टूटकर 23 ऊपर 23 नीचे अर्थात डबल हो जाती है। पहले 23 थी, इसके बाद जब ये गुणसूत्र के गुणसूत्रीय बिंदु टूटे तो 23 ऊपर हो गई और 23 नीचे हो गई। ठीक है, इसको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। एनाफेज सेकंड में ये देखो आप, ये गुणसूत्र के गुणसूत्रीय बिंदु टूटे और 23 ऊपर हो गए और 23 नीचे हो गए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है आप लोगों के एनाफेज सेकंड में। इसके बाद टीलोफेज सेकंड में क्या होता है, केंद्रक पुनः विकसित होने लगता है, गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन में परिवर्तित होने लगता है और अंत में 2 कोशिका से 4 संतति केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये कहाँ पे होता है, ये कैरियोकाइनेसिस में होता है। कहाँ होता है, कैरियोकाइनेसिस में होता है। 2 संतति कोशिका से 4 जो है वो केंद्रक बन जाते हैं टीलोफेज सेकंड में। ठीक है, इसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, तो साइटोकाइनेसिस में संकुचनशील प्रोटीन या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के थ्रू फरो के द्वारा 2 कोशिकाओं से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यानी जो संकुचनशील प्रोटीन होते हैं इनके द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और फरो का निर्माण होता है। देन फरो के निर्माण से कोशिका टूट जाती है और 2 कोशिकाओं से 4 संतति कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली बाहर से अंदर की तरफ संकुचित होती है तथा अभिकेंद्रीय बल बाहर से अंदर की तरफ कोशिका में लगता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल है, ये कोशिका में कहाँ से कहाँ की तरफ लगता है। तो ये जो बल है ये कोशिका में बाहर से अंदर की तरफ लगता है, यानी बाहर से अंदर की तरफ ये जो बल है ये लगता है। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ लगता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो कुछ इस टाइप का होता है आप लोगों का मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड में ये आप देख रहे हैं इंटरकाइनेसिस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की अवस्था होती है इंटरकाइनेसिस। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, तो जो क्रोमेटिन है वो गुणसूत्र में परिवर्तित होने लगते हैं।
ठीक है, गुणसूत्र क्रोमेटिन गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद ये जो गुणसूत्र हैं ये अपनी मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं अच्छे से। और जो आप लोगों के सेंट्रीओल हैं, इन सेंट्रीओल से जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं इनकी सहायता से अच्छे से अपनी मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। देन गुणसूत्र के गुणसूत्रीय बिंदु टूटते हैं और गुणसूत्र 23 ऊपर हो जाते हैं, 23 नीचे, यानी गुणसूत्र डबल हो जाते हैं। इसके बाद ये जो ऊपर वाले 23 गुणसूत्र हैं ये अपना अलग केंद्रक बना लेते हैं, नीचे वाले जो गुणसूत्र हैं वो अपना अलग केंद्रक बना लेते हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती है संकुचनशील प्रोटीन के द्वारा। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और कोशिका में एक खांच का फॉर्मेशन होता है। देन 2 कोशिकाओं से 4 संतति केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और 2 कोशिकाओं से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है अंत में साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, तो ये होता है कुछ इस टाइप से आप लोगों का मियोसिस सेकंड। और ये मैंने जो आपको शुरुआत में डायग्राम बताया था उसमें भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को, कि मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया और क्या क्या समझाया। ठीक है, शुरुआत में जो डायग्राम मैंने आपको बताया था उसकी तरफ लेकर चल रही हूँ। ये जो डायग्राम है ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि सिंपल सी एक 46 क्रोमोसोम वाली एक कोशिका है। इस कोशिका में जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो आप लोगों की जो कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स हैं वो आधे आधे हो जाएंगे, यानी 23 हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम। और मियोसिस फर्स्ट में भी यही होता है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है और मियोसिस फर्स्ट में यही हुआ। ठीक है, इसके बाद जो मियोसिस सेकंड है, इस मियोसिस सेकंड में क्या कहा था कि मियोसिस सेकंड जो होता है वो समसूत्री विभाजन की तरह होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी नहीं होती है। ठीक है, तो वही मैंने आपको अभी बताया था कि हमने जब ये 23 क्रोमोसोम वाली एक कोशिका में सेल डिवीजन करा था या हमने मियोसिस सेकंड करा था तो हमारे 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स वाली जो कोशिका है वो अलग अलग बन गई थी। मैंने आपको एक तरफ का करके बताया था, सेम एज इट इज दूसरी तरफ का भी होता है। और तभी अंत में जो है वो जो आपको लास्ट में 2 कोशिकाएं दिख रही थी ना, वो ये 2 कोशिकाएं थी। इसी तरह से इस तरफ भी कोशिकाओं में मियोसिस सेकंड होता है और ये 2 कोशिकाएं अगेन फिर बन जाती हैं और इस टाइप से इनको और इनको, इन दोनों को मिलाकर जो है वो एक कोशिका से या एकमात्र कोशिका से जो है वो आपकी जो है वो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। ठीक है, बेसिकली कहा जाता है एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो रही है। ये 46 थी, 23 हो गई। ठीक है, तो ये आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि 2 मात्र कोशिकाओं से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या सेम बनी होती है। ये मियोसिस सेकंड में होता है। ठीक है, तो दोनों की दोनों मैंने आपको जो है वो क्लियर कर दी है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो मन में, कोई भी परेशानी आए, मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर करूँगी और इस वीडियो के अंत में जो आने वाले कमेंट हैं उनको भी प्रॉपर चेक करूँगी। तो प्लीज़ यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।